नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पनाराम चौधरी आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है सिलेबस जारी होने के बाद फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनकी शंका और समाधान का विषय है। फर्स्ट ग्रेड में विशेषकर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि अब जब एग्ज़ाम के 6 महीने बचे हैं तो नए विद्यार्थी वो क्या करें, जिन विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी है वो क्या करें, कौन से पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, और यदि कोई कमज़ोर पोर्शन है तो उसका क्या किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले देखिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें पहले तो, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है। तो पहले तो आप स्टूडेंट्स जो है उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी जारी है और एक वो स्टूडेंट तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है। दो स्टूडेंट्स हैं। पहले चर्चा तैयारी नहीं करने वाला पर देखिएगा, जिनके एमए क्लियर होने वाली है या हो चुकी अभी और वो एग्ज़ाम की डेट का वेट कर रहे थे, एग्ज़ाम डेट आने के बाद की तैयारी शुरू करेंगे, उनके लिए विषय है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मटेरियल इकट्ठा करें। सबसे पहले तो 2-4-5 दिन में मटेरियल पूरा इकट्ठा कर लें और फिर अपने आप के व्यवहार को इस हिसाब से रखें कि मैं इस विषय के अलावा, इस टॉपिक के अलावा, इस सब्जेक्ट के अलावा, ये जो मेरा मटेरियल है इसके अलावा मैं कहीं से भी और कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, तब तो आपकी तैयारी प्रॉपर हो पाएगी। वरना अमूमन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स किताबों की इधर उधर जंजाल में फंसे रहते हैं और एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबों को इधर उधर घुमाते रहते हैं, पन्ने फोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना मटेरियल इकट्ठा कर लें, जहाँ से भी किसी किताब से पढ़ना हो, कहीं यदि आपको कोचिंग के नोट्स पढ़ने हो, जहाँ से भी पढ़े, या पहले का कोई ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा हो या ऑफलाइन तैयारी कर रखी हो और नोट्स वगैरह अवेलेबल है आपके पास में, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें, जैसा भी आपको मैनेज हो, लेकिन मटेरियल सीमित रखना है, पहली बात। दूसरी बात, मटेरियल सीमित, जो भी यूनिट पढ़ते हैं उनके एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। दूसरी बात, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। ये तो है इन विद्यार्थियों के लिए। और इन विद्यार्थियों के अलावा, इन विद्यार्थियों बात करने के बाद मैं दोनों के कॉमन कहूँगा किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जिनकी तैयारी जारी है, चल रही है, बहुत अच्छे तैयारी कर रखी है, पोस्टें आपको पता है 200 कुछ समथिंग, शायद 210 के आसपास पोस्ट है, तो सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है या जो बहुत स्मार्ट रूप से बहुत अच्छी तैयारी करेगा, क्योंकि पोस्टों की संख्या सीमित है, स्टूडेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जिन विद्यार्थियों की तैयारी जारी है उनमें भी कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। कईयों ने 2-3 बार सिलेबस कर लिया है, कईयों ने 1 बार सिलेबस किया है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 बार सिलेबस करने के बाद टेस्ट सीरीज भी 2-3 बार कंप्लीट कर ली है। अब आपका, जिन्होंने 2-3 बार कोर्स कर लिया है और टेस्ट सीरीज 2-3 बार कंप्लीट हो चुकी है, उनकी तैयारी बेहद मजबूत है। अब बस आपके पास एक ही है कि जो चीज़ें दे रखी है उसके अलावा आप दूसरे मटेरियल में प्रवेश ना करें। अमूमन होता है कि विद्यार्थी जब कुछ पढ़ लेता है तो बाद में उसका मन करता है कि क्या पता यार यहाँ से ना कि दूसरे टॉपिक से आ जाएगा। किसी भी किताब को आप घुमाइए, जो भी गुरुजनों ने आपको लिखाया है, जिस भी कोचिंग संस्थान ने आपको पढ़ाया है, जहाँ से भी आप जिस भी किताब, जिस भी लेखक की किताब आपने पढ़ी है, अमूमन 90% मटेरियल सिलेबस सहम होता है। 10% सिलेबस इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 10% जो है वो मेरिट निर्धारण कर सकता है, सिलेक्शन का वो कमज़ोर नहीं कर सकता। सिलेक्शन 90% जो मटेरियल आपने पढ़ा है वहीं से आ जाएगा। किसी की भी लेखक की किताब पढ़ी हो, कौन सी भी कोचिंग हो, कहीं से भी नोट्स पढ़े हो, मेरिट निर्धारण अलग बात है, वहाँ पर 2-4 सवाल ऊपर नीचे होते हैं तो आपके रैंक में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अभी आपको रैंक की बजाय सिलेक्शन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सिलेक्शन की रणनीति बनाते समय आपके दिमाग में बस एक ही रखना है कि जिन भी गुरुजनों ने पढ़ाया है वो बहुत ईमानदारी से और बहुत शानदार पढ़ाया है, उनके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट करते हुए उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है जिनकी तैयारी जारी है उनकी।
और तैयारी जारी रखते हुए टेस्ट सीरीज को छोड़ना नहीं है। एग्जाम के 5 दिन पहले तक आपको टेस्ट सीरीज के MCQ क्वेश्चन निकालने हैं। इससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दूसरा कहाँ त्रुटि रहती, त्रुटि की जानकारी आपको हो पाएगी, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात वो है कि पेपर में कहाँ प्रश्न गलत होता है इसको वापस में दोबारा कैसे सही कर सकता हूँ। यदि इस टेक्निक का जो जंजाल है इससे आप उबर जाओगे तो 2-3 फायदे आपको हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो एक तो इन पर आपको थोड़ी ज़्यादा जोर देना है। तैयारी करने वाले वो तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी जारी रखें, तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की वो भी अब तैयारी शुरू करके इन जो भाई बहन जो पढ़ रहे हैं इनके साथ में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करने वाला अभी शुरू नहीं हुई है वो सिलेक्शन होगा, नहीं। 4-4 महीने में 3.5 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके विद्यार्थी टॉप रैंक के साथ भी बन सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि अब जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस से कैसे निकले। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पाठ्यक्रम सिलेबस। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है, कई बार विद्यार्थी 100% हमें सवाल पूरे करने हैं और उस सवाल पेपर के अंदर घुसे रहते हैं, प्रवेश करे रहते हैं कि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, अब आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब आपका समय है कि पुराने पेपर को मद्देनजर रखते हुए बढ़िया से बढ़िया, उस अच्छे में से भी अच्छी चीज़ें क्या हैं उन पर फोकस करना है। और मेरा ये मानना है और निजी अनुभव ये है कि एक तो आप भौतिक भूगोल पर थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा। भौतिक भूगोल आप सब जानते हैं कि लगभग 35 प्रश्न के आसपास भौतिक भूगोल से आते हैं। पहले थोड़ा सा मैं साइड में आपको बता दूं कि टोटल 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्नों में 140 प्रश्न आप सब्जेक्ट के मान लीजिए और 10 प्रश्न आप पेडागोजी जो शैक्षिक परिदृश्य है उस शैक्षिक परिदृश्य संबंधित या जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों संबंधित मान के चलिएगा। तो आपको अभी तैयारी जो करनी है 140 प्रश्न जो सब्जेक्ट है, आज इस पर चर्चा करूंगा। कल मैं विस्तार से प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति भी बताऊंगा। यदि आप इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। एक तो है भौतिक भूगोल, इसके लगभग 35 प्रश्न आने की संभावना है। संभावना इसलिए है कि पहले ये जो 150 प्रश्न है यहाँ पर 140 की जगह पहले 120 और 125 प्रश्न सब्जेक्ट आते थे और वहाँ साइकोलॉजी आती थी ज़्यादा। अब की बार 10 हो गए तो 3-4 प्रश्न हर टॉपिक के अंदर बढ़ जाएंगे। तो पहले 30-32 प्रश्न आते थे भौतिक भूगोल के, अब दायरा मैंने 3 सवाल और इंक्रीज कर दिया, 35 कर दिया। एक तो इस पर ध्यान दें। दूसरा, भारत का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल, इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसके सवाल आपके गलत होने नहीं चाहिए। और एक है राजस्थान का भूगोल। अक्सर मैं देखता हूं कि राजस्थान के भूगोल और भारत का भूगोल ये तो अपना है कि ऐसा करके बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में वापस बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमें धोखा किसने दिया। धोखा अपने ही लोग देते हैं, ये बात आप जानते हैं। यहाँ अपने ही लोग का मतलब है अपना ही सब्जेक्ट मतलब अपने एरिया का सब्जेक्ट, यानी भूगोल। भारत और राजस्थान के भूगोल ने यहाँ पर 20 प्रश्न और यहाँ पर आपको 20 + 5 प्रश्न में प्रथम प्रश्न पत्र के 5 प्रश्न वहाँ से भी आपके तैयार हो जाएंगे। 20 प्रश्न ये है, 20 और 20 40 प्रश्न। अगला और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है एक, और वो है थॉट, विचारक जिसको अपन कहते हैं, भूगोल विचारक, भौगोलिक विचारक। उन विचारकों वाला टॉपिक है। विचारकों वाले टॉपिक में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपने आंकड़ा यहाँ पर यदि देखोगे आप तो 35 प्रश्न तो भौतिक भूगोल के, 20 प्रश्न भारत के, 20 प्रश्न राजस्थान के, 10-12 प्रश्न इसके। टोटल हो जाएंगे आपके 35, 75, 80, 82 प्रश्न, है ना। यहाँ पर मैं 80 प्रश्न मान रहा हूँ। 80 प्रश्न का क्राइटेरिया आपने यहाँ से प्राप्त किया है। बहुत सरल टॉपिक है, सारे के सारे सब समझने लायक है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें याद करने लायक है। अब यहाँ से आप यदि रोना रोगे मुझे ये तो याद होता नहीं, तो याद करने वाले खूब बैठे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो RPC इसीलिए लाती है कि भाई, इसीलिए पेपर लाती है कि आपको याद हो नहीं रहा है, इसका मतलब आप इस एग्जाम के योग्य नहीं हो। यदि आपको याद नहीं होगा, 210 पोस्ट नहीं है, ज़्यादा कोई इतने पोस्ट है नहीं तो बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने याद कर रखा है अच्छी तरह से। तो याद हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो आप बहानों से काम चला सकते हैं कि हमें ये याद होता नहीं है। और RPC को चाहिए भी यही कि विद्यार्थियों की क्या डिमांड है। अगली बात देखो भाई, आपको 85 प्रश्न हो गए और 140 में से 85 प्रश्न किया है, वो भी बहुत सरल और सिर्फ NCERT बेस्ड है। 11th और 12th की किताब में से प्रश्न हो गया। इसमें भी और देखिए, यदि आप 11th और 12th की किताबों से मैटर तैयार करते हो तो आपको मानव भूगोल वहाँ तैयार हो जाएगी। मानव भूगोल के आप सब जानते हैं
कि लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये 15 प्रश्न मानव भूगोल के। अब कितने सही कर पाते हैं ये तो मैं आइडिया नहीं बता सकता भाई इतने सही हो जाएंगे, वो तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग। मैं थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ सब्जेक्ट का। इसके अलावा जब आप आर्थिक भूगोल में जाओगे या प्रायोगिक भूगोल में जाओगे, पहले प्रायोगिक भूगोल देख लेते हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट उसके लिए विशेष फायदा है। प्रायोगिक भूगोल के आपके 10 प्रश्न मान के चलना है आपको। और उसके अलावा इसके अलावा आप जब आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के आप 4 सवाल मानना। और फिर मैं पूरा पूरा लेवल ले लेता हूँ पीजी लेवल का। पीजी के अंदर जो सारे विषय वो सब विषय आ जाते हैं। पीजी के जो प्रश्न का वेटेज है वो 15 सवालों का है, अमूमन मैं मान रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ देखना है कि मैं किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दूँ और किसी विषय में भी कौन से टॉपिक पर ध्यान दूँ। यहाँ तक यदि आपकी रणनीति होती है तब सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप बिना कोई रणनीति बनाए सीधे ही पढ़ते रहोगे, 210 पोस्टों के अंदर अपने आप को खोजोगे वहाँ पर, तो बेहद मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। यहाँ अब आपने जो कुछ पढ़ा है वो सरल सरल चीज़ें पढ़ लिया आपने, अब चीज़ों को उसी को वापस रिवाइज करना है और उसके इर्द गिर्द जो डाटा फैक्चुअल बातें हैं उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ 35 प्रश्न होने इसके, भारत भूगोल के 20, राजस्थान भूगोल के 20, विचार के 10 से 12, मानव भूगोल के 15। मानव भूगोल बेहद सरल विषय है, इसमें यदि कोई व्यक्ति चाहे ना तो 15 से 15 सही कर सकता है, 10 तो हर बच्चा सही करके आएगा। पहली बात तैयारी वाले कर रहा हूँ 10 प्रश्न। यहाँ प्रायोगिक भूगोल 10 प्रश्न हैं, यदि साइंस का है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक रहेगा तो 10 में से 10 कर सकते हैं, तो 5 से 6 प्रश्न मैं मान रहा हूँ औसत विद्यार्थी। यदि 5 से 6 प्रश्न नहीं कर पाओगे तो सीधी सी बात है आपकी तैयारी इतनी मजबूत नहीं है। आर्थिक भूगोल में 4 प्रश्न में से 2 सवाल कर लोगे और पीजी लेवल के जो 15 प्रश्न है यहाँ से आपको 10 प्रश्न कर लेने कम से कम। ये जब एरिया आपके सेट हो जाएगा तब यहाँ 10, 20, 20 और 5, 25, 27, 27 और कितने थे 27 और 85, है ना, टोटल 25 वो हो गए। 85 और 25 प्रश्न हो जाते हैं आपके 185 और 25 110। 110 प्रश्न आपने 140 प्रश्नों में से सही किए हैं। फिर आपके रहेगा वहां पर 100, वहां पर ये इसका पेडागोजी का 10 नंबर का 10 सवाल। उन 10 में से आपको कम से कम 5-7 प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। 5-7 प्रश्न, यहाँ 7 कर लिया आपने, 117। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर में थोड़ा स्कोर और बढ़ाना पड़ेगा। 117 प्रश्न का मतलब है 234 नंबर, बहुत बड़ा स्कोर है, छोटी बात नहीं। लेकिन इसमें अब आपके डिपेंड करता है फर्स्ट पेपर पर। मेरा ये मानना है कि फर्स्ट पेपर में आप यदि बैलेंस नहीं रखोगे तो मार खाओगे, क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स और साइंस दोनों के विद्यार्थी है और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आपको फर्स्ट पेपर पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट पेपर पर फोकस नहीं करोगे तो आपकी जो कंपटीशन है वो साइंस वाले विद्यार्थियों से है, और साइंस वाले विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में बीच वाला जो पोर्शन जिसको आप छोड़ के आओगे वहाँ पर वो टॉप करेंगे। और यदि इतना गैप हो गया, 5, 7, 8 प्रश्न का गैप हो गया, फिर ये गैप तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो 45 प्रश्न न्यूनतम से न्यूनतम आपको फर्स्ट पेपर में करने होंगे। यदि इतना नहीं करते हो तो फिर उधर का स्कोर बढ़ाना होगा। अब आप यहाँ पर मान सकते हो कि आपको 110 और 40 कितने हो गए, 157, 58, 160, क्या रे, 120 और 140, 160 के आसपास, यानी 320 के आसपास का स्कोर बैठ रहा है। 320-25 का स्कोर बैठता है, इसका मतलब आप टॉप में हो। टॉप में इसलिए है कि स्कोर तभी, हालांकि ये तो डिपेंड थोड़ा पेपर पर डिपेंड करेगा कि मेरिट क्या रहेगी, स्कोर कैसे होगा, लेकिन ये 300 से प्लस आपका स्कोर होता है तो इस छोटी पोस्टों में या कम पोस्टों के अंदर अपने आप को जगह सिक्योर हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि 300 प्रश्नों का जो 300 नंबर प्राप्त कैसे किया जाए। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि आपको भौतिक भूगोल, भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल और थॉट जो है वहाँ पर 85 क्वेश्चन है, वहाँ पर ज़्यादा मार्क क्षमता लगानी है। पीजी लेवल वाले में 15 प्रश्न आते हैं, 10 सवाल अमूमन सही हो जाएंगे, बाकी ज़्यादा इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। ये बाकी वाला जो पोर्शन है उसको हल्का हल्का आपने समझ के पढ़ाए तो भी 2-2, 4-4, 2-2, 4-4 प्रश्न हो जाएंगे, मार ज़्यादा वहाँ पर करनी है। अब ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। इससे संबंधित यदि और कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देना, ताकि मैं इसके लिए आपका और मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सके, जितना सॉल्यूशन हो सके वो करवा पाऊँ। अगला कल या परसों मैं एक वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट पेपर पर, बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पेपर के जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे चलाया जाए, साथ साथ में कैसे चलाएं और उसमें कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि आप थोड़ा सा, यदि कोई टेस्ट सीरीज से पहले जुड़ चुके हो तो अच्छी बात है,
टेस्ट सीरीज जुड़ते रहें, वरना नई जो भी कोई टेस्ट सीरीज शुरू करता है, जहाँ पर भी आप जिस भी सेंटर के आसपास हो वहाँ टेस्ट इसका प्रैक्टिस जरूर करें। एमसीक्यू की बुक मार्केट के अंदर कोई ऐसी सॉल्यूशन वाली इसकी आई हुई नहीं। दिक्कत यह है कि कोई भी बुक मार्केट में भूगोल की व्याख्याता से रिलेटेड बहुत सारी नेट थॉट के हो सकती है, लेकिन वो अपना काम के नहीं है, वहाँ भ्रमित हो जाओगे। दूसरा प्रश्न देखते ही आप देखोगे यार मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, फिर आप दूसरी किताब में ढूंढने लगोगे। ऐसा नहीं करना है। अमूमन यहाँ पर एमसीक्यू की कोई किताब मार्केट में जाओ तो लेके मत आना, क्योंकि है ही नहीं, भूगोल व्याख्याता के अकॉर्डिंग है ही नहीं। यदि एक दो किसी ने निकाली तो मैंने उसमें देखा बहुत सारे प्रश्न में मिस्टेक्स भी है, बहुत सारे प्रश्न दोबारा रिवीजन भी किए हुए हैं, है ना, तो वहाँ से कोई इतना फ़ायदा नहीं है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाए। अभी तो मैंने प्रयास शुरू किया है, तो एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले, या यूँ कहें कि मार्च महीने में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ प्रश्न हैं उनकी किताब तो नहीं तैयार कर पाएंगे, ना आएगी, नोट्स के रूप में एमसीक्यू या अपने स्थानीय स्तर पर जो भी जैसे भी तैयार होगी मैं आपको तैयार करवा के अवेलेबल करवा दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मटेरियल समेटते हैं तो यदि अच्छा मटेरियल होता तब तो लाने की बात है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो यदि कोशिश करूँगा, ज़रूरी नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वापस, वरना ये थोड़ा कॉम्बो है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, हमारी तो ये दुआ है, लेकिन दुआ करने से कुछ नहीं होगा, दुआ के साथ मेहनत आपके काम आएगी। सिलेक्शन तभी होगा जब आप प्रत्येक टॉपिक को एक एक बार देखोगे, प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण करोगे और पुराने प्रश्नों को देखते हुए प्रत्येक टॉपिक से निश्चय करोगे कि इस टॉपिक से यहाँ से सवाल आएगा, पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है। धैर्य को बनाए रखना लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। कई विद्यार्थियों में देखता हूँ कि जैसे ही एग्जाम डेट आई हाथ उनके कांपने शुरू हो जाते हैं। देखो, हाथ कांपने से तो परीक्षा कोई पास होगी नहीं, ना उस आपके हाथ कांपने से कोई आरपीसी डरने वाली है। आरपीसी को एक परफेक्ट आदमी चाहिए जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो न केवल पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाला तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा एक धैर्यवान होना चाहिए, इसके अलावा एक मेहनती होना चाहिए, इसके अलावा उसका माइंड इस हिसाब से परिपक्व हो कि वो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हो, फर्स्ट ग्रेड कहीं कोई चार्ज वगैरह कल आ जाए तो उसको संभाल सकता हो, यानी कि सभी गुणों से लबरेज विद्यार्थी ऐसा चाहिए। और इसीलिए एक इस प्रकार की बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और आशा करता हूँ कि आप सभी इस प्रकार की विशेषताएं रखते होंगे और केवल हड़बड़ाहट से अपना डिसीजन न लें। डिसीजन लेते समय, पढ़ते समय और पेपर को सॉल्यूशन करते समय अपने आप को एक पॉजिटिव बिल्डअप करके कवर करना है कि हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगा और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। फिर भी यदि नहीं होता है तो हो सकता है कि अपनी इस भर्ती के अभी तक नहीं हो, अपने इसके योग्य हो जाएंगे, तब भगवान अपनी सुनेगा और पेपर अपने अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जो उसका सबसे सटीक एलिजिबल होगा, जिसने बढ़िया मेहनत भी कर रखी हो, जिसके पास अच्छा धैर्य भी हो, जिसको पेपर सॉल्यूशन करने टेक्निक भी आती हो, जिसको प्रश्न समझने की प्रकृति का भी पता हो और जिसमें सार्वभौमिक गुण उस पेपर के अकॉर्डिंग हो, वो व्यक्ति सफल होगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाहट से कोई सिलेक्शन होगा नहीं और हो रहा है तो भी चला जाएगा। इसलिए संतुलित तरीके से काम करने, माइंड को बहुत बैलेंस रखें। कुछ बातें मैंने आपको बताई, अगली जो वीडियो है वो कल या परसों में फर्स्ट पेपर के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।